Good morning, students. Welcome to all of you. क्लास का टाइम हो चुका स्टूडेंट. First join the class. Yes students, जैसा कि आप सभी जानते हो हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग कृतिका. साउंड का आप एक बार कंफर्मेशन दे दो, आपको ऑडिबल है ना साउंड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को. ओके, ऑडिबल है? ठीक है स्टूडेंट. तो देखो, जैसा कि हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देख रहे हैं जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, काफी बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर हुए हैं. जब हम एसआई यूनिट्स पढ़ रहे थे तो आपको मालूम है कि जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम है उसने यूनिट्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स दी थी, इनके मेजरमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स दी थी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो की जाती है. उन्हीं में से एक यूनिट थी मॉल. ठीक है, आप जानते हो जैसे कि मॉल किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करने के लिए यूज की जाती है. एक स्टैंडर्ड यूनिट है. जिस तरह से आप मास किलो किलोग्राम यूज करते हो कि मेरे पास इतना किलोग्राम कुछ मैटर है, और इसी तरह से आपको अगर केमिस्ट्री में कोई केमिकल दिया जाता है तो उसका अमाउंट अगर आपको मेजर करना है तो उसका अमाउंट आप मोल्स में रिप्रेजेंट करते हो, जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट है कि मेरे पास इतना मोल पर्टिकुलर सब्सटेंस है, इतने मोल मेरे पास एटम्स हैं. तो उसी मोल को लेकर आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि जो मोल है ये होते क्या है, मोल कंसेप्ट है क्या एक्चुअल में. तो आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट. इससे पहले हम जो एटॉमिक मास होता है उसका कंसेप्ट हमने देखा है, हमने मॉलिक्यूलर मास देखा है. वो सारे जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के कंसेप्ट हैं वो यहाँ मोल को समझने में हमारी हेल्प करेंगे. तो इस तरह से हमारी जो मोल कंसेप्ट है हमें पता चलता है कि एक्चुअल में मोल है क्या. हमारी कंसेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्लियर होती है यहाँ पर. अब हमें पूरी तरह से मोल को समझना है कि कैसे आपको किसी पर्टिकुलर कोई मास दे दिया जाए एग्जाम्स में तो कैसे आप उसे मोल में कन्वर्ट करोगे. समझ में आ रही है ना ये चीज? तो क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आते हैं एग्जाम में. कोई आपको ग्राम में आपको मास दे दिया कि पर्टिकुलर मेरे पास ये सब्सटेंस है, इसका इतना ग्राम है मेरे पास, बताओ मेरे पास कितने मोल्स है. तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं. आप तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब आपको पता होगा कि मोल एक्चुअल में है क्या, कैसे मैं ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करूंगा. तो ये सारी कंसेप्ट हमारी आज क्लियर होने वाली है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रोसीड. कंटिन्यू करें. यस मैम. ओके, ठीक है. तो बात करते हैं अगर मोल की, तो सबसे सिंपलेस्ट, अगर जब हम स्टार्टिंग करते हो मोल के लिए तो सिंपलेस्ट आप एक लाइन लिखते हो कि ये एक एसआई यूनिट है. ओके, टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सिंपल एक लाइन में आपका काम हो जाता है. आपसे पूछे कि आप बार बार केमिस्ट्री में मोल मोल यूज करते हो, व्हाट इज मोल, तो आप कहोगे मोल इज द स्टैंडर्ड यूनिट, या आप कह सकते हो मोल इज द एसआई यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ मैटर. उसके बाद ठीक है, मॉल हो गया. बट हमें ये नहीं समझना है कि मॉल क्या है, जस्ट एक नंबर है, एक नंबर है मॉल. ठीक है, जब भी आपके पास कोई सब्सटेंस का मोल आप बताते हो तो आप उसके नंबर बताते हो कि एक्चुअल में सब्सटेंस का इतना अमाउंट है, यानी इसका नंबर है. तो हम कह सकते हैं कि मॉल एक जस्ट एक नंबर है. ऐसा यूनिट तो है बट वो ऐसा यूनिट नंबर की फॉर्म में आती है. समझ में आती है ये चीज आपको? तो हम अपनी मॉल कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं. अगर हमसे पूछा जाए मॉल के बारे में तो आप बोलोगे, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे मोल इज द एसआई यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस.
क्लियर होता है यहाँ पर कि मोल जो है वो किसी सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करने के लिए एसआई यूनिट है। और एसआई यूनिट हमारा कंसेप्ट क्लियर है बहुत अच्छे से, स्टैंडर्ड यूनिट का एक्सप्रेशन है ये। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आप तो आप सेकंड आप लिख सकते हो मोल के बारे में, मोल जस्ट अ नंबर। मोल क्या है? जस्ट एक नंबर है। जब भी आपको किसी सब्सटेंस का अमाउंट आपको मोल में पता होता है तो आपको ये पता होता है कि वो जो मोल है उस अमाउंट के, उस सब्सटेंस के, उस पर्टिकुलर मैटर के या जो एटम है आपके पास या जो मॉलिक्यूल है उसके नंबर को एक्सप्रेस कर रहा है मोल। समझ में आती है ये चीज हमें। और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि मोल represented as MOL। ठीक है, मोल कहा जाता है, बट जब भी आप किसी सब्सटेंस का अमाउंट लिखते हो तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। और इसके अलावा इसका सिंबल अगर आपसे पूछे, आप केमिकल कैलकुलेशंस करोगे तो इसका सिंबल आएगा स्मॉल एन। उस स्मॉल एन को समझते ही आप समझ जाओगे कि उसको देखते ही आप समझोगे कि ये मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं its symbol is small n। इसका सिंबल क्या है? स्मॉल n है। यहां तक क्लियर होता है हमारा। अब उसके बाद आपके पास कोई अमाउंट आ गया, ठीक है, आपने मेजर कर लिया कि मेरे पास 2 मोल है, मेरे पास 3 मोल है। तो अब उसके बाद भी हमें इसको समझना है कि 2 मोल का मतलब कितना हो गया। अभी ग्राम्स में तो आप समझते थे 2 ग्राम है। 2 मोल मतलब मोल क्या है, कितना है। 2 मोल मतलब कितने एटम्स हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं या कितना सब्सटेंस है हमारे पास। तो उसके लिए देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 मोल इज इक्वल टू द 6.022 इंटू 10⁻⁻23। अगर एटम्स का है मोल तो एटम्स लिखोगे। अगर मॉलिक्यूल्स के लिए दिया हुआ है अमाउंट तो आप मॉलिक्यूल लिखोगे। क्या फिर अगर आपके पास एटम नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, कोई आयंस दे दिए कि मेरे पास कैल्शियम +2 इतने आयंस है, इतने मोल आयंस हैं, तो एक मोल में आपके पास इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स या इतने आयंस होते हैं। समझ में आ रही है चीज? ओके, विजिबल है यहाँ तक? तो आयन में लिख देती हूँ, इसको थोड़ा स्मॉल कर देती हूँ। One mole is equal to the 6.022 into 10⁻23 atoms, molecule और आयन। यहाँ तक क्लियर होता है। अगर आपको मान लो कि आपके पास कैल्शियम है, कह दिया आपसे कि मेरे पास कैल्शियम का 1 मोल है, आप रिएक्शन कराने जा रहे हो लैब में, आपके पास कैल्शियम का 1 मोल अवेलेबल है, तो आप कहोगे कि मेरे पास कैल्शियम के कितने एटम्स हैं, 1 मोल में इतने एटम होते हैं, 6.022। ये नंबर आपको याद रखना है। इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। ओके, आप लिख सकते हो यहाँ पर 6.022 into 10⁻23 is also known as Avogadro number. Avogadro number। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एवोगैड्रो नंबर को? आप इस तरह से रिप्रेजेंट, विजिबल है सभी को यहाँ तक? तो कुछ हमारा मॉल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। आप अगर नोट डाउन कर रहे हो तो फास्ट नोट डाउन करो और स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स प्रिपेयर करने में आसानी रहे। इफ यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट देन वी विल प्रोसीड अहेड। हैव यू टेकन स्टूडेंट्स? फास्ट टेल मी। ओके, ये चीज समझ में आती है। अब मुझे बता दो एक बार कि मॉल का जो कंसेप्ट है आपके सामने वो क्लियर हुआ? ये स्टूडेंट
मॉल का कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। मॉल एक स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है, किसको एक्सप्रेस करने की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने की। किसी भी कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल है, उसका अमाउंट आपको रिप्रेजेंट करना है तो एक यूनिट की हेल्प लेनी होगी आपको, वो मॉल कहलाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक मॉल में आपके पास अगर कोई एटम है तो कितने एटम्स है, कोई मॉलिक्यूल है तो कितने मॉलिक्यूल्स है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक मॉल में इतना यूनिट होता है, फिर चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो। 2 मॉल के लिए आप जस्ट डबल कर दो, 3 के लिए ट्रिपल कर दो। तो इस तरह से हमारे लिए हेल्प हो जाती है अगर हम एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पर इस चीज को। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं सभी? ओके, अगर आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है कि मेरे पास इतना अमाउंट है, अब आपको उसे मॉल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? मैम एटम्स और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? दिगेंदर, एटम तो एक सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन, ये एटम है, अकेला है, अभी किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। समझ में आ रही है चीज? और जब ये जुड़ जाता है किसी, जैसे मान लो हाइड्रोजन ने H2O का फॉर्मेशन किया, तो इस H2O को हम क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूल नाम देते हैं। क्लियर हुआ ना दिगेंदर? एटम्स और मॉलिक्यूल कोई नया कंसेप्ट नहीं है, छोटी छोटी क्लासेस से हम समझते हैं। आई थिंक 7 क्लासेस स्टार्ट हो जाता है हमारा ये कंसेप्ट कि एटम तो क्या है, एक किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी उसका बेस है, किसी भी सब्सटेंस का बेस एटम है। अब उसको आपने एटम टू एटम आप जोड़ते गए और आपने मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की। आपको वाटर का मॉलिक्यूल बनाना था, आपने इस तरह से बनाया, ठीक है? 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम को इस तरह से लिया। क्लियर हुआ स्टूडेंट? सो अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है कि मेरे पास इतना अमाउंट है सब्सटेंस का, तो आप उसको मॉल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो उसके लिए देखो, एक फॉर्मूला है हमारे पास। मॉल्स आपको चाहिए किसी के, तो मॉल के लिए आपके पास फॉर्मूला है। अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस समझते हैं ना सभी? कोई भी नॉन लिविंग, ठीक है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, उसको आपको Na से डिवाइड कर देना। समझ में आई ये चीज? Na क्या है? आपका एवोगैड्रो नंबर है, जो कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? 6.022 इंटू 10⁻²। तो ये फॉर्मूला याद रखो आप। आपको अमाउंट दिया हुआ है, आपको पूछा जाए कि कितने मॉल हैं, हमने जो अमाउंट लिया है बताओ हमने कितने, व्हाट आर आयंस मैम? आयंस देखो, इस फॉर्मूला को नोट करो, फिर मैं आयंस बताती हूँ आपको। ये फॉर्मूला है पर्टिकुलर हमारे पास। एक एग्जांपल ले लेंगे जिससे समझ में आए कि आपको ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ठीक? अब देखो आयंस क्या होते हैं, आपके पास एटम है, जैसे कि आपके पास ये कैल्शियम एटम, ओके, इस पे कोई चार्ज नहीं है, अभी ये न्यूट्रल है, तो ये एटम कहलाएगा, एटम कहलाएगा। बट जैसे ही ये अपने ऊपर चार्ज जनरेट कर लेता है, कैसे जनरेट करता है कोई भी एटम चार्ज? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है या किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वो आयंस में कन्वर्ट होता है। जैसे कि ये कैल्शियम है, इसने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और अपने ऊपर +2 चार्ज ले आया, तो अब ये आयन कहलाएगा। समझ में आती है ये चीज? एटम कब था? जब वो न्यूट्रल था, जब उस पर कोई चार्ज नहीं था। बट जैसे उसने चार्ज गेन किया, प्लस या माइनस चार्ज लेकर आया, तो वो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। अगर प्लस चार्ज है तो केटायन होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन होता है। क्लियर स्टूडेंट? ओके, तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। अगर हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, उससे आपको मॉल में कन्वर्ट करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो।
ओके, क्वेश्चन लिख लो। इसे क्लीन कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन आप लिखो। If we have 12.044 into 10 raised to power 20 atoms of calcium, then calculate the number of moles of calcium present in the given amount of calcium। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। ओके पीयू, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, फिर हम इसको समझते हैं। आपको मान लो, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे दिया कि आपके पास कैल्शियम के इतने एटम्स हैं। आप लैब में काम कर रहे हो, आपको एटम्स पता है कि मेरे पास कैल्शियम के इतने एटम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मेरे पास, आपको पता है। आपसे पूछेंगे बताओ इस गिवन अमाउंट में आपके पास कैल्शियम के कितने मोल्स हैं। समझ में आ रही है चीज? आपको क्या दिया है? नंबर ऑफ एटम्स, अमाउंट ऑफ एटम दिया है आपको। अब उस अमाउंट ऑफ एटम को आपको मोल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ आपके पास सोल्यूशन है। मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? अगर आपको क्या गिवन है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन है, अभी लिख कर आए हो आप, अमाउंट डिवाइडेड बाय NA। अमाउंट दिया हुआ है आपको, NA क्या है आप सभी जानते हो, अवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 raised to power 23। यस दिव्या, यू आर ऑल्सो राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोल ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अमाउंट देखो, 12.044 इंटू 10 raised to power 20, और नीचे किससे डिवाइड करना है आपको? एक मोल में जितना अमाउंट ऑफ मैटर होता है, जितने एटम्स आपके पास हैं उससे कितने होते हैं? Na यानी एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 raised to power 23। अब इसको अगर आप क्लियर करते हो तो आपके पास देखो 2 इंटू 10 raised to power -3 आता है। ये एक्सप्रेशन तो किस में है इसका? ये एक्सप्रेशन अभी हम पढ़ कर आए, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा है हमने अपने पिछले कुछ लेक्चर में, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है ये एक्सप्रेशन। और अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 0.00। ऐसे भी एक्सप्रेस करेंगे ना, यानी इतने मोल हैं हमारे पास। या तो आप ऐसे लिख दो, उसको आप सॉल्व करते हो, आपके पास 0.022 आता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना चाहो तो 2 इंटू 10 raised to power -3। क्लियर स्टूडेंट? यस, वेरी गुड, आप सभी का आंसर सही है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। हैव यू टेकन स्टूडेंट? ओके गुड। ओके, तो देखो यहाँ हमारा मॉल कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होता है। मॉल पर बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। आपको अमाउंट दे दिया जाता है एग्जाम में कि इतना अमाउंट है, अभी तो एटम्स दे दिए, मॉलिक्यूल्स दे दें, आयंस कितने आयंस हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उसे किस में कन्वर्ट करना होता है? मॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है। तो आप उस अमाउंट को किससे डिवाइड कर देते हो? एक मॉल में जितनी यूनिट्स होती है आपके पास, जितने एटम्स या जितने मॉलिक्यूल होते हैं उससे डिवाइड करो, तो आपका आंसर आ सकता है।
तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, देखो हमने एटॉमिक मास की बात करी, हमने मॉलिक्यूलर मास की बात करी, अब हम मोलर मास की बात करेंगे। जब हमने मोल पढ़ लिए हैं, मोल की कंसेप्ट हमारी क्लियर हुई है, तो मोलर मास के बारे में हम जानेंगे। इसे क्लीन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलर मास। क्या समझ में आता है आपको एक्सप्रेशन से? मोलर मास यानी मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास। अभी तक तो आपने अमाउंट देखा था कि मेरे पास गिनती देखी थी, अभी तक आपने काउंटिंग देखी थी कि इतने कैल्शियम एटम है या इतने पर्टिकुलर एटम है या इतने मॉलिक्यूल्स है, नंबर देखा था आपने, अमाउंट देखा था। अब आपको देखना है कि जो आपने अमाउंट लिया है, जो मोल आपने लिए हैं, उसका मास कितना है। समझ में आ रही है चीज? जिस तरह एक एटम का मास होता है, मॉलिक्यूल का मास होता है, ठीक उसी तरह मोल का भी मास होगा, और एक मोल एटम का जितना मास होगा उसे आप उसका मोलर मास कहोगे। समझ में आई ये चीज? एक मोल, जैसे कि आप समझते हो एक मोल आपके पास लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके पास कितनी यूनिट्स हैं, कितने एटम्स हैं उसके? 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। ये कंसेप्ट क्लियर होता है जिससे आपसे कहा जाए कि मेरे पास 1 मोल चौक है, 1 मोल चौक है मेरे पास, यानी मेरे पास कितनी चौक है, कितने नंबर ऑफ चौक है, इतना 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आई ये चीज? अब उस एक मोल का, या फिर आप कह सकते हो इतने नंबर ऑफ एटम्स का, इतने नंबर ऑफ यूनिट का जो मास होगा, उसे उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए आप मोलर मास कहोगे। क्लियर स्टूडेंट? तो हम यहां पर लिखेंगे मोलर मास, आप लिख सकते हो मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। मास तो 2 मोल का भी होगा, 3 मोल का भी होगा, 4 मोल, जितने भी मोल आप पर्टिकुलर यूनिट ले रहे हो, केमिकल ले रहे हो, सबका अपना अपना मास होगा, हर एक अपना मास शो करेगा। बट एक मोल के लिए, ठीक है, हम जब केमिस्ट्री में बात करते हैं तो मोल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एक मोल का जो मास होगा आपका, उसे आप मोलर मास कहोगे। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आपने H2O लिया, H2O लिया आपने, ये एक मॉलिक्यूल है आपके पास, हाँ राहुल, डेफिनेशन आपने सही लिखी है, बट वो डेफिनेशन ज्यादा सही मॉलिक्यूलर मास के लिए है। मोलर मास के लिए आप कह सकते हो कि एक मोल का मास, एक मोल सब्सटेंस का मास, मॉलिक्यूल की बात नहीं होगी, एक मोल सब्सटेंस की बात होगी। तो ये H2O लिखा हुआ है। अब देखो, किसी भी नंबर का, जब आप 10th में भी आप अपनी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते थे, तो उनके लिए आप कुछ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करते थे। यस, जैसे देखो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, N2 + 3H2, ये कोई रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और हमारे पास 2NH3 आता है, अमोनिया। कुछ इस तरह की रिएक्शंस आपको पता होंगी, या जब आपने बैलेंस करना सीखा था रिएक्शंस को, तो ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये आप लगाते थे यहाँ पर। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना मॉलिक्यूल के आगे, ये कहलाते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, बट ज्यादा सही क्या होगा कि ये नंबर किसे इंडिकेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल। किसको इंडिकेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल। समझ में आई ये चीज कि इस हाइड्रोजन के कितने मोल लिए गए हैं, इसे एक्सप्रेस करता है इसके आगे लिखा हुआ नंबर। ये नंबर तो इसके एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो यहाँ नीचे नंबर लिखा हुआ है H2, ये तो एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन के इतने एटम हैं, बट यहाँ जो नंबर लिखा हुआ होगा मॉलिक्यूल के जस्ट आगे या एटम के आगे, उसे हम कहते हैं उसके मोल के, इसके इतने मोल यूज हुए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। समझ में आई ये चीज? 3 मोल हाइड्रोजन के यूज हो रहे हैं, यहाँ N2, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स कि इसका 1 मोल यूज हुआ है।
एक मोल यूज हुआ है, यानी एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यूज हुआ। और 3 मोल मतलब आपका जो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, उसे 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इतने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यूज हुए हैं। यहाँ अमोनिया की बात कर रहे हैं, अमोनिया के आगे 2 लिखा हुआ है, इट मीन कि अमोनिया के इस रिएक्शन में 2 मोल यूज हुए हैं। समझ में आई ये चीज? 2 मोल यूज हुए हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के यूज। समझ में आ गई ये चीज? तो किसी भी मॉलिक्यूल के आगे लिखा हुआ जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे हम उसका मोल कहते हैं, वो उसके मोल को रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन में इसके इतने मोल यूज हुए हैं। आप जनरली रिएक्शन में बैलेंसिंग के लिए एटम्स या मॉलिक्यूल्स के आगे आप जो नंबर लिखते थे वो उसके मोल्स ही होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। अब H2O की बात करो, ये H2O, इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, तो आप कहोगे कि इस H2O के कितने मोल हैं? 1 मोल है। और इस 1 मोल का जो मास होगा वो इसका मोलर मास कहलाएगा। तो H2O के केस में मोलर मास आप एस्टिमेशन बता सकते हो 18। कितना है मोलर मास? 18 है। और मोलर मास की जो यूनिट है उसको भी हम लिख लेते हैं, बट एक बार यहाँ पर CO2 के लिए देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास, कार्बन के लिए आप एक एस्टिमेशन लेते हो कि एटॉमिक मास कितना होता है। कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, और 2 ऑक्सीजन है आपके पास, कितना हो गया टोटल? कितना आया? 44। यानी आपका CO2 का मोलर मास, यानी CO2 के 1 मोल का मास कितना है? 44 है। गुड गुड स्टूडेंट, समझ में आती है इस चीज? तो एक बार चैट में मुझे बता दो कि मॉलर मास का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। मॉलर मास को आप मॉलिक्यूल के मास से नहीं जोड़ोगे। ओके, मॉलर मास क्या होता है? 1 मोल का मास होता है, और 1 मोल का मास आप इस तरह से निकाल सकते हो। इसकी यूनिट देख लेते हैं फिर आपके लिए। ओके ओके स्टूडेंट, फिर आपके लिए इसको एक्सप्रेस करना ज्यादा सही हो जाएगा। यूनिट देख लो इसकी, यूनिट ऑफ मोलर मास ग्राम पर मोल। क्या होती है मोलर मास की यूनिट? ग्राम पर मोल। अगर आपको मोलर मास एक्सप्रेस करना है तो आप ग्राम पर मोल कहोगे कि 1 मोल का इतना ग्राम मोलर मास है। क्लियर? तो आप H2O के लिए लिख सकते हो। अब यहाँ एग्जाम्पल, H2O के लिए आप कहोगे कितना है मोलर मास? 18 तो है, बट यूनिट क्या है? 18 ग्राम पर मोल। ठीक उसी तरह CO2 के लिए आप कहोगे 44 ग्राम पर मोल। तो ये यूनिट है और ये मोलर मास होता है हमारे पास पर्टिकुलर। अब मोलर मास आपको दिया हुआ हो तो उससे भी आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो। इसे स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला और बताती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? क्लीन कर दूं स्टूडेंट? ओके, विच इज क्लीन। तो अगर आपको मास दिया हुआ हो, ठीक है, मोलर मास करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास मास अपॉन नंबर ऑफ मोल। मास किसमें दिया हुआ होता है? ग्राम में, और नंबर ऑफ मोल। तो इस तरह से आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, आपको मास दिया हुआ हो, मोल आपको पता हो, तो आप इस तरह मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, और फिर एक फॉर्मूला तो ये होता है हमारे पास
और उसके अलावा अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करना है तो आप कैसे मॉडिफाई करोगे इसको? मोल्स कैलकुलेट करना है तो मोल इज इक्वल टू द मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मस्ट इंपॉर्टेंट। इसके आगे आप टिक कर लो, इंपॉर्टेंट टिक लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको आगे काफी हेल्प करने वाला है। यस कृतिका, यू आर राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना है तो आप कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स, आपको मास दिया हुआ होगा एग्जाम में, आपको मास देंगे, ठीक है, क्वेश्चन आपको देते हैं तो आपको पर्टिकुलर मास दिया जाएगा। उस मास से आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है तो मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक मॉलिक्यूल लिखो, उस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं उन सबका आप समेशन कर लोगे, आपको मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा एक मोल का। तो मास को मोलर मास से डिवाइड करते हो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चलते हैं। ये फॉर्मूला, ये वाला मस्ट इंपॉर्टेंट है, यही से निकल कर आया है। बट अगर आप इसे याद रखते हो मोल्स के फॉर्मूला को, मास अपॉन मोलर मास, मास किस में दिया हुआ होता है आपका? ग्राम में, और मोलर मास आपका ग्राम पर मोल में। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल होता है तो मोल की यूनिट आपके पास मोल ही आ रही है। ओके, तो एक हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको समझकर फिर उसके बाद ये आपके फॉर्मूला कैसे यूज करते हो वो आपको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लो उसका। क्वेश्चन यहाँ पर लिख लो, तो इस फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं वो आपको पता चलता है। .49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज गिवन। क्या दिया हुआ है आपको? सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, समझते हैं सभी, और उसका इतना ग्राम दे दिया आपको। अब फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट हाउ many moles are present, how many moles are present in this given amount। आपको क्या दिया है? सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, उसका आपको मास दे दिया है, यहाँ पर ग्राम मास को शो कर रहा है, मास दे दिया आपको, और आपसे उसका क्या पूछ रहे हैं? यस पीयू, गुड। आपसे पूछ रहे हैं कि इसके कितने मोल्स लिए गए, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट। तो आपके पास फॉर्मूला है मोल्स के लिए। क्या फॉर्मूला है मोल कैलकुलेट करने के लिए? आपको मास अपॉन मोलर मास, यही है ना। इससे पहले एक फॉर्मूला और देखा था आपने कि जो मास जो गिवन है अमाउंट अपॉन आप जो भी इसका एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना। तो यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया हुआ तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर मास दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बता दो मास कितना दिया हुआ है? 0.4। मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कैलकुलेट कर सकते हैं, जिन्हें आता है वो एक बार फास्ट जल्दी से चैट में लिखकर बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास। फास्ट सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास। ओके डिकेंडर, गुड 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 गुड, ऑल ऑफ यू नो। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं, तो हम यहाँ से इस मोलर मास को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। मोलर मास क्या होता है? एक मोल का मास। और एक मोल कैसे होगा? ये इस तरह से ही एक मोल को करना है H2SO4। इस एक मोल में 2 हाइड्रोजन एटम है, एक सल्फर एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है। इन सबका एटॉमिक मास आप जोड़ दोगे एक जगह तो आपका एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास आ जाएगा। तो देखो कैसे आएगा। हाइड्रोजन दो, एक हाइड्रोजन के लिए आप 1 लेकर चलते हो। उसके बाद सल्फर के लिए हम मानते हैं, कितना मानते हैं? 32, याद रखने आपको ये। और उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन है 4 है, एक ऑक्सीजन के लिए आप 60 ग्राम लेकर चलते हैं।
क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो मोल आएगा 0.49 ग्राम अपॉन 98 ग्राम पर मोल। यूनिट्स हम साथ के साथ लेकर चलेंगे। तो ओवरऑल ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ और आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है 0.005 क्या है ये? मोल। हर एक की यूनिट आपको लिखकर चलना है। मास ले रहे हो, मास की यूनिट आगे लिखोगे, सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा। यस, गुड, क्लियर हुआ ना ये? तो इस तरह से हमने मॉल साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो बताओ मुझे कैसे एक्सप्रेस करोगे, एक बार चैट में लिखकर बताओ। अगर इस नंबर को 0.005 को आपको साइंटिफिक नोटेशन में n इंटू 10⁻n इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? फास्ट, लिखकर बताओ। स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका साथ के साथ, और एक बार साइंटिफिक नोटेशन चैट में लिखकर बताओ मुझे। चैट में नहीं लिख सकते हो और प्रॉब्लम हो रही है आपको उसकी टाइपिंग में, तो आप बोल कर बता सकते हो। अपना ऑडियो स्टार्ट कर लो। 10 raised to power 10⁻³ यस, गुड। तो क्यों आपने सही नहीं लिखा है? 10⁻³ ओके। टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रही है। साइंटिफिक नोटेशन में 0.055 आप सबसे पहले n लिखोगे, 1 से लेके 9 तक आपका कोई नंबर होता है, 5 देख लिया आपने इसमें से। अब आपको क्या करना है? 10⁻n लगानी है। तो आपने क्या किया? 5 लिखने के लिए आपने इस जो आपका डेसिमल पॉइंट है इसको 1 2 3 3 प्लेस तक आप इसको शिफ्ट करके लेकर गए, तो यहाँ 3 आएगा। ओके, अब नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, वो चीज कौन एक्सप्लेन करता है कि नंबर यहाँ छोटा था, 0.005 था, उसे आपने खींच के बड़ा किया है, 5 किया है। तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाओगे कि मेरा नंबर, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि आपका नंबर पहले छोटा था, उसे बड़ा आपने किया है। मुस्कान, 10⁻² नहीं आएगा, 0.5 भी नहीं आएगा, 1 से लेकर 9 तक होता है नंबर, 0.5 नहीं आएगा, 5 आएगा। नंबर आपका 1 से 9 के बीच में होता है। ये जो n है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से लेकर 9 के बीच के नंबर को। अगर 0.5 लिखते हो तो वो तो 1 से कम हो जाएगा। क्लियर? सो आई होप आपका मोलर मास, ओके, मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। मॉल्स वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे बहुत सारे बेसिक्स हैं यहाँ पर, हमें इस चैप्टर में क्लियर करने हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे हम। ओके, आज के लिए इतना काफी है, टाइम हो चुका है हमारी क्लास का। थैंक्स फॉर